नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम आपके 15वें चैप्टर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के आखिरी भाग के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे डिफाइनिंग राइट्स की। भारत में जब संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम शुरू हुआ और ये आशा की गई कि भाई एक भारत के लोगों की इच्छा के अनुसार काम होगा, उनके अनुसार प्रावधान बनाए जाएंगे। तो अब भारत के लोगों की इच्छा कोई एक रूप में पिरोई हुई नहीं थी। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की डिमांड कर रहे थे। मुसलमान अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, दलित अपने लिए रिजर्वेशंस की मांग कर रहे थे, जो हमारे आदिवासी हैं वो अपने लिए अलग तरह की मांग कर रहे थे। तो एक बहुत हीटेड डिबेट्स हो रही थी अलग अलग समुदायों के द्वारा, जो उन अपने अधिकार मांगने पर कुछ समुदाय अपने लिए कुछ अधिकार मांगते थे, दूसरे उनका विरोध करते थे। तो इत हीटेड डिबेट्स के द्वारा वहाँ पर बड़ा माहौल था। तो ऐसे समय में किस तरह से आपस में कंसेंसस बैठा, क्या मांगें उठाई गई, किस तरह से उनका समाधान हुआ, ये जानना हमारे लिए बड़ा रोचक है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की। मद्रास के एक सदस्य थे बी पोकर बहादुर, उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया 27 अगस्त 1947 को। उन्होंने कहा कि भारत में जो मुसलमान रह गए हैं वो माइनॉरिटी हैं और एक देश तभी अच्छा बन सकता है जब उसके माइनॉरिटीज़ को राष्ट्रीय जीवन के सभी मुख्य धाराओं में शामिल किया जाए और उनको सभी तरह के अधिकार मिलें और उनका राष्ट्रीय जीवन में प्रतिनिधित्व भी हो। और उनका कहना यह था कि कोई गैर मुसलमान मुसलमानों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो इसलिए मुसलमानों को जो लोकतंत्र है उसके अनुसार चुने जाने का मौका मिलना चाहिए और इसके लिए उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए जिसमें मुसलमान ही मुसलमानों को चुने और जिससे मुसलमानों को अपना संसद में, विधानसभा में पहुंचने का मौका मिले, जिससे वो अपने समुदाय की मांगों को सही ढंग से सरकार के सामने, विधानसभा के सामने, संसद के सामने रख सकें। ये उनका आर्गुमेंट था। उनका ये कहना था कि द नीड्स ऑफ मुस्लिम could not be properly understood by non-Muslims, nor could a true representative of Muslim be chosen by people who did not belong to the Muslim community. इसलिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे मुसलमानों के लिए और वो कहते थे कि जो माइनॉरिटीज़ हैं जब वो वेल रिप्रेजेंटेड होंगे विद इन पॉलिटिकल सिस्टम, जब उनकी वॉइस को हर्ट किया जाएगा और जब उनके व्यूज़ को पर विचार किया जाएगा, उसको माना जाएगा, सुना जाएगा, और तभी वास्तव में लोकतंत्र हो सकता है। और इसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट ही मुसलमानों को ये मीनिंगफुल वॉइस दे सकता है कंट्री के गवर्नेंस में। इसलिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। लेकिन उनकी इस मांग से जितने भी राष्ट्रवादी सदस्य थे वो सब बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि इस सेपरेट इलेक्टोरेट ही वो बीज था जिसने भारत का विभाजन करवा दिया, भारत का एक पूरे भारत को भारत और पाकिस्तान के रूप में दो टुकड़ों में बंटवा दिया। तो एक बार पार्टीशन हो चुका है इसी सेपरेट इलेक्टोरेट और मुसलमानों के तुष्टीकरण की वजह से। तो अब दोबारा से उसी मांग को सुनते ही जो राष्ट्रवादी सदस्य हैं वो एकदम से आग बबूला हो उठे और उन्होंने बढ़ चढ़कर इसका विरोध किया। उनमें बी पोकर बहादुर का सबसे पहले विरोध करने वाले थे आर.वी. धुलेकर। उन्होंने बी पोकर बहादुर को बताया कि ये अंग्रेजों ने बीज बोए थे फूट डालने के लिए भारत के लोगों के बीच में सेपरेट इलेक्टोरेट देकर। अब अंग्रेज जा चुके हैं, अब आपकी इस मांग को समर्थन करने वाला कोई नहीं है। ये आर.वी. धुलेकर ने कहा। सरदार पटेल ने कहा द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट द मिसचीफ बिहाइंड। उन्होंने कहा ये सारी जो शरारत थी अंग्रेजों की थी और अब वो जा चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अपना ये बीज छोड़ गए हैं जिसमें आप सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट एक ऐसा पॉइजन है दैट हैज़ एंटर्ड द बॉडी पॉलिटिक ऑफ आवर कंट्री। ये सरदार पटेल ने कहा। और उन्होंने कहा डू यू वांट पीस इन दिस लैंड, इफ सो डू अवे विद सेपरेट इलेक्टोरेट। ये कहकर सरदार पटेल ने इस सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग का विरोध किया। अब हम बात करते हैं जी.बी. पंत की। जी.बी. पंत कहते हैं आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट्स विल बी सुसाइडल टू माइनॉरिटीज़। उनका कहना था कि माइनॉरिटीज़ को पूरे अधिकार मिलेंगे, सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देना खुद माइनॉरिटीज़ के लिए सुसाइडल यानी खतरनाक होगा, उन्हीं के लिए नुकसानदायक होगा। ये गोविंद वल्लभ पंत ने कहा। उन्होंने कहा कि इट वॉज अ सुसाइडल डिमांड। ही आर्ग्यूड दैट वुड परमानेंटली आइसोलेट द माइनॉरिटीज़
मेक देम वल्नरेबल एंड डिप्राइव देम ऑफ एनी इफेक्टिव से विद इन द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मानी गई तो माइनॉरिटी भारत की मुख्य धारा से, भारत के बाकी समाज से बिल्कुल हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, वल्नरेबल यानी हमेशा कमज़ोर बन जाएंगे, और उनको भारत की सरकार में कोई भी इफेक्टिव से यानी प्रभावी आवाज़ है वो नहीं मिल पाएगी। तो इस सब के पीछे जो हमारे राष्ट्रवादी इन सब का विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको चिंता थी अपने यूनिफाइड नेशन स्टेट को बनाने की। उन्होंने भारत का विभाजन का कड़वा घूंट पिया था और इतनी भयंकर हिंसा देखी थी, और उनकी नज़र में इस सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से, मुसलमानों के तुष्टीकरण की वजह से ये सब हुआ है। इसलिए वो बढ़ चढ़कर मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग है उसका विरोध कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि गोविंद वल्लभ पंत ने ये कहा कि देयर इज़ द अनहोलसम एंड टू सम एक्सटेंट डिग्रेडिंग हैबिट ऑफ थिंकिंग ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटीज एंड नेवर इन टर्म्स ऑफ सिटीजन। पंत ये कह रहे हैं, एंड ही एडिड, लेट अस रिमेंबर दैट इट इज़ द सिटीजन दैट मस्ट काउंट, इट इज़ द सिटीजन दैट फॉर्म द बेस एज वेल एज द समिट ऑफ द सोशल पिरामिड। तो उन्होंने कहा कि ये जो मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड है, ये एक तरह से कम्युनिटी के राइट्स की डिमांड है, जबकि भारत का संविधान हर व्यक्ति को, हर नागरिक को पूरी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व उपलब्ध कराता है। तो यहाँ अब कम्युनिटी राइट्स की बात नहीं होगी, अब यहाँ इंडिविजुअल लोगों के राइट्स की बात होगी। और उन्होंने, गोविंद वल्लभ पंत ने ये भी कहा कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये भारत के मुसलमानों को हमेशा भारत के बाकी समुदाय से अलग रखेगा और उनकी भारत के प्रति लॉयल्टी डिवाइडेड रहेगी। और इसलिए उन्होंने कहा कि देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टी, इसलिए हम सेपरेट इलेक्टोरेट का समर्थन नहीं कर सकते, इसे नहीं मान सकते। और आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि सारे मुसलमान सेपरेट इलेक्टोरेट के पक्ष में थे। कुछ मुसलमान जैसे बेगम एजाज रसूल, वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में थी, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई इस सेपरेट इलेक्टोरेट से माइनॉरिटीज़ जो हैं वो मेजॉरिटी से हमेशा के लिए आइसोलेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। फिर जब 1949 के आते आते, यानी जब भारत का संविधान का निर्माण पूर्ण हो रहा था, तो सभी मुस्लिम समुदाय सदस्य समझ गए कि सेपरेट इलेक्टोरेट उन्हीं के अधिकारों के, उन्हीं के भले में नहीं है और उन्हीं के हित में नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये मांग छोड़ दी। तो इस तरह से हम सेपरेट इलेक्टोरेट के मुद्दे का समाधान हुआ और भारत के संविधान में मुसलमानों के लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया। आपको ये जो पेज नंबर पेज नंबर 417 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का बॉक्स दे रखा है, 418 पर गोविंद वल्लभ पंत का बॉक्स दे रखा है और 419 पर भी गोविंद वल्लभ पंत का बॉक्स दे रखा है। आपको इन बॉक्सेस को ध्यान से पढ़ना है, इन पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और जैसे मैंने बताया कि इन बॉक्स की हेडिंग्स याद रखनी है, इसके मैचिंग वगैरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पेज नंबर 417 का जो बॉक्स है वो कहता है द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट द मिसचीफ बिहाइंड, ये कहा है सरदार पटेल ने। इसी तरह से पेज नंबर 418 का बॉक्स कहता है आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट्स विल बी सुसाइडल टू द माइनॉरिटीज, ये गोविंद वल्लभ पंत ने कहा है। फिर 419 का जो सोर्स 5 है, जो बॉक्स है, वो कहता है देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टी, ये भी गोविंद वल्लभ पंत ने कहा है। तो ये सब बातें भी आपको याद रखनी है। तो इस तरह से आपने मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट की तो बात कर ली। अब एक दूसरे तरह के अधिकारों की मांग कर रहे हैं एनजी रंगा। एनजी रंगा जो हैं वो एक सोशलिस्ट लीडर हैं और उनका ये मानना है कि भारत में माइनॉरिटी धर्म के आधार पे नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान माइनॉरिटी हैं, ईसाई माइनॉरिटी हैं, पारसी माइनॉरिटी हैं। उनका कहना है भारत की आम जनता ही माइनॉरिटी, जो गरीब अशक्त जनता है, जिसको आज तक कुछ नहीं मिला, इस देश के संसाधनों में से कोई हिस्सा नहीं मिला, जो हमेशा इतनी गरीब रही है, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाना मुश्किल है, जिनको एजुकेशन भी नहीं मिल पा रही, जिनको स्वास्थ्य भी नहीं मिल पा रहा, जिनको घर भी नहीं मिल पा रहा, जो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, आम जनता जो है वो सब माइनॉरिटी है। तो अगर माइनॉरिटी के राइट्स किसी को देने हैं तो वो आम जनता को दिए जाएं। ये मांग उठाई एनजी रंगा ने। उन्होंने कहा द रियल माइनॉरिटीज आर द मासेस ऑफ दिस कंट्री। तो सवाल आपसे एग्जाम में यही आ सकता है, द रियल माइनॉरिटीज आर द मासेस ऑफ दिस कंट्री, इलेबोरेट। ये बात एनजी रंगा ने कही है। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं द टर्म माइनॉरिटीज बी इंटरप्रेटेड इन इकोनॉमिक टर्म्स। धर्म के आधार पे माइनॉरिटी मत बनाओ, इकोनॉमिक टर्म्स के आधार पे माइनॉरिटी बनाओ। द रियल माइनॉरिटीज फॉर रंगा वर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन।
He welcomed the legal rights the constitution was granting to each individual but pointed to its limit. उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है, लेकिन इन अधिकारों की अपनी सीमा है. In his opinion, it was meaningless for the poor people in the village to know that they now had the fundamental right to live and to have full employment, or that they could have their meetings, their conferences, their association and various other civil liberties. उन्होंने कहा कि आम जनता, गरीब जनता गांव में जो रहने वाली है उसके लिए ये मीनिंगलेस बात है, निरर्थक बात है कि अब उसे सभा करने का अधिकार मिल गया, अब उसे एसोसिएशन बनाने का अधिकार मिल गया, उसे अपनी बात कहने का अधिकार मिल गया. उन्होंने कहा पहले इन सबको रोटी चाहिए, पहले इन सबको कपड़ा चाहिए, पहले इन सबको एजुकेशन चाहिए, तब जाके ये अधिकार कुछ मीनिंगफुल होंगे. अभी तो इनको कुछ नहीं मिला, तो केवल इनको पॉलिटिकल राइट्स दे देने से इनका कोई भला नहीं होने वाला है. और उनका कहना था कि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए जहां पर वो इन अधिकारों को सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर सके. यानी उनको पहले रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब सुविधाएं मिलनी चाहिए. और इसलिए वो कहते हैं कि दे नीड प्रॉप्स, दे नीड अ लैडर. उन्होंने कहा कि ये जो गरीब आम जनता है, मासेस जो इंडिया के हैं, उनको एक प्रॉप यानी सहारा चाहिए, उनको एक सीढ़ी चाहिए. और सभी आम आदमी, सभी गरीब आदमी जो हैं वो माइनॉरिटी हैं, उनको माइनॉरिटी का अधिकार इस तरह से मिलना चाहिए. रंगा ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि किस तरह से जो भारत की आम जनता है और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले जो नेता हैं उनके बीच में कितना अंतर है. उन्होंने कहा कि जो भारत की आम जनता है, गरीब जनता है, जिसके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आई अपनी बात कहने के लिए. उनका प्रतिनिधित्व करने वाले कौन है? जो खुद अमीर हैं, खाते पीते घरों के, पढ़े लिखे हैं, ये उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. असली लोकतंत्र तब होगा जब वो आम जनता, गरीब जनता, फटेहाल आदमी जब खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, पार्लियामेंट में, असेंबली में आकर अपनी बात कह सकेगा, वो असली लोकतंत्र होगा. तो ये बात भी आपको एनजी रंगा की बात को इस तरह से एक्सप्लेन करना है जब वो क्वेश्चन पूछे, द रियल माइनॉरिटीज आर द मासेस ऑफ दिस कंट्री, इलेबोरेट, ये क्वेश्चन आ सकता है. और पेज नंबर 420 पर एनजी रंगा की जो बातों को बताने वाला जो बॉक्स है, द रियल माइनॉरिटीज आर द मासेस ऑफ दिस कंट्री, उसमें आपको सोर्सेज में सारा बता रखा है कि भाई इनके रियल माइनॉरिटीज़ जो हैं वो क्या हैं. वो कह रहे हैं कि जो गाँव में रहने वाला गरीब आदमी है वो वर्टिबल स्लेव की तरह ही आज भी रह रहा है, वो आज भी इसी तरह से बातें कर रहा है. वो कह रहा है कि अगर कोई लैंडलॉर्ड है वो गांव के गरीब किसानों को आसानी से उनका जो है शोषण करता है, उनको एक्सप्लॉइट करता है. जितने भी गांव में ज़मींदार हैं, मालगुजार हैं या दूसरे लोग हैं, वो सब गांव वालों का शोषण करते हैं. एक मर्चेंट, वैसे उसमें लिखा हुआ है कि भाई आदिवासियों की ज़मीन कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन मर्चेंट कोई भी व्यापारी वहां जाता है और किसी भी तरह से हेरफेर करके उनकी ज़मीन बेदखल कर देता है, उनकी ज़मीन को कब्जा कर लेता है. तो ये सारी बातें जब तक होंगी तब तक हम नहीं कह सकते कि वास्तव में लोकतंत्र है. और इसलिए आम जनता, सब माइनॉरिटी, इनको अधिकार देने तो इनको दो, ना कि धर्म के आधार पर. ये एनजी रंगा का कहना है. अब उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है जयपाल सिंह की. जयपाल सिंह एक आदिवासी नेता थे और उन्होंने आदिवासियों के लिए बात उठाई संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. उनका उसके बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में आप क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ आदिवासीज रिप्रेजेंटेड बाय जयपाल सिंह. तो जयपाल सिंह ने कहा कि आदिवासी कोई माइनॉरिटी नहीं है, वो काफ़ी बड़ी संख्या में है, लेकिन उनके पास अभी तक कोई अधिकार, कोई रिसोर्सेस कुछ भी नहीं है. वो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. उनका कहना है, उसका जयपाल सिंह का कहना है, आर पॉइंट इज़ दैट यू हैव गॉट टू मिक्स विद अस. भाई हमें माइनॉरिटी वाला स्टेटस नहीं चाहिए. हमारी पॉइंट ये है कि आप हमसे घुल मिल जाएं. आपने हमको अब तक अपने समाज से अलग रखा हुआ है, हम आपके साथ घुल मिलना चाहते हैं. वी आर विलिंग टू मिक्स विद यू. सिंह वॉज नॉट आस्किंग फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट. वो आदिवासियों के लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं कर रहे थे, बट ही फेल्ट दैट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर वॉज एसेंशियल टू अलाउ ट्राइबल टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ. लेकिन वो लेजिस्लेचर में आदिवासियों के लिए सीट का रिजर्वेशन यानी आरक्षण चाह रहे थे कि उनके लिए सीटों का आरक्षण हो. सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन में अंतर होता है. सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि जैसे मुसलमानों के पक्ष में सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया तो उस क्षेत्र में रहने वाले केवल मुसलमान वोटर ही अपने क्षेत्र के मुसलमान कैंडिडेट को चुनेंगे.
वहाँ रहने वाले हिंदू या दूसरी कम्युनिटी के लोग उसका चुनाव में वोट नहीं डालेंगे और वहाँ से कोई भी मुसलमान के अलावा कोई भी गैर मुसलमान वहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। जबकि रिजर्वेशन का मतलब होता है कि उस सीट से आदिवासी ही चुनाव लड़ेगा, ये उसके लिए रिजर्व है। लेकिन उस एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, चाहे वो आदिवासी हों या ना हो, वो सब वोटर होंगे और उसके लिए वोट करेंगे। इसे कहते हैं रिजर्वेशन। तो जो हमारे जेपी सिंह हैं, जयपाल सिंह, वो आदिवासियों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बल्कि लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन चाह रहे हैं, ताकि आदिवासी मुख्य धारा में, भारत की मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में घुल मिल सकें, मिलकर साथ रह सकें और मिक्सअप हो सकें। और इसके लिए वो कह रहे हैं कि भाई हमारे आदिवासियों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आप ऐसी कंडीशंस क्रिएट कीजिए जिससे उनको जनरल पॉपुलेशन के लेवल तक पहुंचने में सहायता मिले। वो कह रहे हैं कि आदिवासी कोई न्यूमेरिकल माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और उनको उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया है, उनके जंगलों से निकाल दिया गया है और उनको नए घरों, नए आवासों पर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया है और उनको प्रिमिटिव और बैकवर्ड, पूरा पिछड़ा बनाए रखा है। बाकी सोसाइटी कितना आगे बढ़ गई है, लेकिन आदिवासी वहीं पीछे के पीछे रह गए। तो उनको बाकी आदिवासी सोसाइटी के साथ मिलाओ ताकि वो भी साथ साथ मूव करके अपनी तरक्की कर सकें। ये जयपाल सिंह की डिमांड थी कि इनको रिजर्वेशन हो लेजिस्लेचर्स में और इनको बाकी समुदाय के साथ मिक्सअप किया जाए। तो यही क्वेश्चन था कि आदिवासियों के लिए क्या मांग उठाई जयपाल सिंह ने, तो ये बातें उन्होंने उठाई। अब बात आती है कि what were the demands of Dalits in the Constituent Assembly। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दलित्स के लिए क्या क्या डिमांड हुई, इसका आंसर आपको पेज नंबर 421 और 422 में मिलेगा। दलित्स के लिए सबसे पहले तो आज़ादी से भी पहले, मतलब जब नेशनल मूवमेंट चल ही रहा था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनी, तभी से डॉक्टर अंबेडकर काफ़ी सक्रिय थे दलितों के लिए आवाज़ उठाने के लिए, और वो दलितों के लिए भी मुसलमानों की तरह सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान चाहते थे। यानी कुछ ऐसे क्षेत्रों जहां पर केवल दलित लोग ही वोट डालें और केवल दलित कैंडिडेट को ही चुना जाए, उसे कहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट। लेकिन गांधी जी इसके विरुद्ध थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा तो बाकी हिंदू समुदाय से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, ये उनके लिए नुकसानदायक होगा। गांधी जी दलितों को बाकी हिंदू समुदाय के साथ घुला मिलाकर रखना चाहते थे, उनमें मिक्स करना चाहते थे, जबकि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाता तो ये दलित समुदाय हमेशा के लिए हिंदू समाज से अलग हो जाता। इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया। और जब गांधी जी तो फिर लेकिन अंबेडकर इस पर अड़े रहे, तब गांधी जी ने एक फास्ट किया, भूख हड़ताल कर दी, अनशन कर दिया। तो उससे फिर मजबूर होकर उनको अंबेडकर को गांधी जी के साथ समझौता करना पड़ा, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। और उसमें फिर अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग छोड़ दी, लेकिन गांधी जी ने दलितों के लिए सीटों में रिजर्वेशन करवाया और जितनी सीट मांग रहे थे अंबेडकर, उससे कई गुना ज़्यादा सीटें उनको दी, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट के रूप में नहीं बल्कि रिजर्वेशन के तौर पर। तो ये तो आज़ादी से पहले ही और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने से पहले ही ये स्थिति चल रही थी, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर बढ़ चढ़ के उनके लिए मांग कर रहे थे, उनके अधिकारों की मांग कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हुई तो के संथानम जो मद्रास से थे, उन्होंने भी दलितों के लिए मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जो अनटचेबल्स हैं, डिप्रेस्ड कास्ट्स हैं, उनकी जो समस्या है वो प्रोटेक्शन और सेफगार्ड से ही पूरी नहीं होगी, बल्कि उनकी जो उनका जो समस्या है वो मॉरल वैल्यूज़ ऑफ कास्ट सोसाइटी और जो सोशल नॉर्म्स एंड मॉरल वैल्यूज़ ऑफ कास्ट सोसाइटी है, उन्हें दूर करके होगी। जो कास्ट सोसाइटी है वो कहती है कि दलितों के साथ अत्याचार करो, वो कहते हैं कि दलितों से छुआछूत का व्यवहार करो। तो वो कहते हैं कि जब तक ये हमारी कास्ट सोसाइटी के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं, वो नहीं हटेंगे, तब तक दलितों का भला और वास्तव में उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। और उन्होंने कहा कि भाई जो सोसाइटी है उसने हमारी सेवाओं का तो भरपूर उपयोग उठा लिया, हमसे मेहनत, हमसे श्रम तो बहुत करवा लिया, लेकिन हमसे सोशल डिस्टेंस बनाए रखा, हमसे मिक्स होने से रिफ्यूज़ करती रही सोसाइटी, हमें अपने मंदिरों में आने से भी रोका जाता रहा। तो वी हैव बीन सफरिंग बट वी आर प्रिपेयर्ड टू सफ़र नो मोर। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं
के संतानम, वो कह रहे हैं हम सदियों से पीड़ित होते आए हैं, परेशान होते आए हैं, लेकिन अब हम और ज़्यादा सफ़र नहीं करेंगे और ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। ये के संतानम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसी तरह मद्रास से एक थे जे नगप्पा, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वी हैव रियलाइज्ड आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वी नो हाउ टू असर्ट आवर सेल्स। तो उन्होंने कहा अब हम जाग गए हैं और हमें अपनी बात उठाना आ गया है, यानी अब दलित हमेशा के लिए दलित नहीं रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। नगप्पा ने ये बताया कि जो डिप्रेस्ड कास्ट्स हैं वो न्यूमेरिकली माइनॉरिटी नहीं है, वो टोटल पॉपुलेशन के 20-25% हैं, लेकिन उनको सिस्टमेटिक ढंग से मार्जिनलाइजेशन उनका किया गया है, उनको बिल्कुल व्यवस्थित रूप से उनका हाशियाकरण किया, समाज के एक कोने में ढकेल दिया गया है। उनकी सारी समस्या ये है, इसलिए वो प्रॉब्लम में है, लेकिन उन अपने न्यूमेरिकल इनसिग्निफिकेंस की वजह से नहीं, बल्कि सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन की वजह से उनकी हालत ख़राब है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो हमारे दलित हैं उनको ना एजुकेशन मिलती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन में उनको हिस्सा मिलता है, ना असेंबली में उन्हें एड्रेस करने का मौका मिलता है। तो फिर इस तरह से हमने उनकी जो हालत है, तो वो इस तरह से उनकी जो हालत है वो बुरी है, ये बात उन्होंने बताई। अब इसी तरह से सेंट्रल प्रोविंस के एक थे के.जे. खांडेकर। तो के.जे. खांडेकर ने भी दलितों के लिए बात की। उन्होंने कहा वी वर सप्रेस फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हमें हजारों साल से सप्रेस दबाया गया है, टू सच एन एक्सटेंट दैट नाइदर आर माइंड्स नॉर आर बॉडीज एंड नाउ इवन आर हार्ट्स वर्क नॉर आर वी एबल टू मार्च फॉरवर्ड, दिस इज द पोजिशन। तो उन्होंने कहा कि हमें सदियों से दबाया गया है, अब हमारे ना शरीर काम करता है, ना हमारा हार्ट काम करता है, ना हमारा हेड काम करता है, ये हमारी समस्या है, हमें इसलिए बराबर का मौका मिलना चाहिए। इसी तरह से जो मद्रास प्रांत के दक्षिणायनी वेलायुधन थे, उन्होंने भी यही बात कही कि what we want is not all kinds of safeguard, it is the moral safeguard which gives protection to the underdogs of this country. I refuse to believe that 70 million Harijans are to be considered as minority. What we want is immediate removal of our social disability. उन्होंने कहा कि हम कोई माइनॉरिटी नहीं है, हम जो चाहते हैं कि हमारे साथ जो सोशल डिसेबिलिटी हम पे थोपी गई है वो तुरंत हटा ली जाए। तो इस तरह से जब दलितों ने अपनी आवाज़ें उठाई तो उनकी आवाज़ों को ध्यान में रखकर संविधान में प्रावधान किए गए, अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया, हिंदू टेम्पल सभी जातियों के लोगों के लिए, दलितों के लिए भी खोल दिए गए, और लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट जॉब में दलितों के लिए सीट्स रिजर्व की गई। ये सब करने से जो काफ़ी हद तक दलितों की मांगों को संतुष्ट किया गया और सब ने इस बात को माना कि जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसे केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन के थ्रू ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसके लिए तो लोगों और समाज के मन और विचारधारा में चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अभी फ़िलहाल इन दलितों के लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं वो पर्याप्त हैं और उससे वो सब संतुष्ट हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई हमारे दलितों के लिए भी क्या क्या प्रावधान, क्या क्या मांगें उठी और उसका फिर समाधान कैसे हुआ। इसी तरह से महिलाओं की बात अगर हम करें तो महिलाओं के लिए भी जो जस्टिस की डिमांड की गई हंसा मेहता के द्वारा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, हमें कोई विशेष फेवर नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि महिलाओं के साथ केवल बराबरी का व्यवहार हो, हमको बराबरी का अधिकार मिले, हमें पुरुषों के बराबरी सारे अवसर मिलें, हम केवल इतना चाहते हैं, हमें कोई सेपरेट इलेक्टोरेट या कोई विशेष अधिकार नहीं चाहिए। ये बात कही है हंसा मेहता ने पेज नंबर 422 पर, उसके बारे में एक बॉक्स है, उन्होंने उसकी हेडिंग है वी हैव नेवर आस्क्ड फॉर प्रिविलेजेस। तो इस तरह से आपने देख लिया कि भाई मुसलमानों ने क्या डिमांड की और फिर उसका क्या समाधान हुआ, दलितों ने क्या मांग की उसका क्या समाधान हुआ, आदिवासियों ने क्या मांग की उसका क्या समाधान हुआ, और एनजी रंगा ने जो आम जनता के लिए मासिस को माइनॉरिटी का दर्जा देने के लिए उनके रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करने के लिए होगा उसका क्या समाधान हुआ। तो यहाँ तक की बात अब हमारी क्लियर हो गई। अब हम अगले मुद्दे पर आते हैं, और वो जो अगला मुद्दा है वो हमारे लिए है बहुत इम्पोर्टेंट, और वो है कि वो हमारे लिए है कि हमारा जो पावर्स ऑफ द स्टेट है उसका बंटवारा कैसे हो।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में पावर्स का बंटवारा कैसे हो। भारत को एक फेडरल कंट्री बनाया गया जिसमें कुछ पावर्स सेंटर के पास होंगी, केंद्र सरकार के पास होंगी, कुछ राज्य सरकार के पास होंगी। तो उनका बंटवारा किस तरह से किया जाए, इसके बारे में विवाद रहा है। तो उस विवाद के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? वन ऑफ द टॉपिक्स मोस्ट विगरसली डिबेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज द रेस्पेक्टिव राइट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स डिस्कस। तो कुछ सदस्य थे जो चाहते थे कि राज्यों को ज़्यादा अधिकार मिले, और कुछ सदस्य थे जो चाहते थे कि केंद्र को ज़्यादा अधिकार मिले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन सदस्य थे जो राज्यों को, स्टेट्स को ज़्यादा पावर्स दिलवाना चाहते थे बजाय सेंटर के। तो उनमें के संथानम फ्रॉम मद्रास थे, फिर एक उड़ीसा के एक मेंबर थे, और सर ए रामास्वामी मुदलियार थे मैसूर के। ये सब लोग चाहते थे कि सेंटर के मुकाबले में राज्यों को ज़्यादा पावर्स मिले। जैसे के संथानम फ्रॉम मद्रास का कहना है कि अगर आप सारी पावर केंद्र सरकार को ही दे दोगे तो वो ओवरबर्डन हो जाएगी और वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी। तो उसकी कुछ पावर्स स्टेट को दे दी जाएंगी तो वो ढंग से काम कर पाएगा स्टेट, और इस तरह से तो वो सेंटर ज़्यादा ढंग से काम कर पाएगा। जब सेंटर की सारी सेंटर के पास आपने सारी पावर कॉन्सेंट्रेट कर दी है, वो ओवरबर्डन हो गया है, वो ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा। अगर आप सेंटर की कुछ पावर स्टेट्स को दे दोगे तो फिर वो अपने को कुछ हल्का महसूस करेगा और फिर अपने पास जो पावर्स हैं उनका सही ढंग से इस्तेमाल करके मोर इफेक्टिव वे में काम कर पाएगा। इस तरह से सेंटर और ज़्यादा पावरफुल बनेगा अगर उसकी कुछ पावर्स को स्टेट को दे दिया जाए। तो ये कहना है के संथानम का। और जो उड़ीसा के एक मेंबर हैं वो कहते हैं, उड़ीसा के एक मेंबर वो कह रहे हैं द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक। उन्होंने कहा कि अगर सारी पावर सेंटर के पास ही जमा कर दी जाएगी तो फिर सेंटर काम नहीं कर पाएगा, वो बल्कि ठप बढ़ जाएगा। इसी तरह ए रामास्वामी मुदलियार जो हैं वो कह रहे हैं कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि अगर सेंटर को पावरफुल बनाने की बात करो तो आप तो सब कहेंगे कि आप बहुत बड़े देशभक्त हो, और स्टेट को पावरफुल बनाने की बात करो तो आप कहोगे आप बड़े देशद्रोही हो। ये मानसिकता बदलनी चाहिए और स्टेट को ज़्यादा पावर देनी चाहिए। तो ये सब लोग स्टेट को पावर दिलवाना चाहते थे, लेकिन उसके विरोध में थे कुछ लोग जो चाहते थे कि नहीं, स्टेट को नहीं बल्कि सेंटर को ज़्यादा पावर। उसमें सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू। उनका कहना था कि नाउ द पार्टीशन इज सेटल्ड फैक्ट, इट वुड बी इंजूरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू प्रोवाइड फॉर ए वीक सेंट्रल अथॉरिटी विच वुड बी incapable of ensuring peace, of coordinating vital matters of common concern and of speaking effectively for the whole country in the international sphere। तो उनका कहना यह था कि देश को एकजुट रखने के लिए केंद्र सरकार का मजबूत होना जरूरी है। अब पार्टीशन हो चुका है, हम और ज़्यादा पार्टीशन अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, और पार्टीशन को रोककर देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को इंश्योर करने का काम एक मजबूत केंद्र, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर ही कर सकता है। इसलिए सेंटर को ही ज़्यादा पावर दी जानी चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने भी मजबूत केंद्र की हिमायत की। उन्होंने कहा कि अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर मच स्ट्रॉन्गर देन द सेंटर वी हैड क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इज़ द नीड ऑफ द आवर। कहा कि 1935 में भी जो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया गया था उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाने की इस समय ज़रूरत है, क्योंकि देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हमें कायम रखना है। फिर एक और सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर। उन्होंने भी कहा द सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा संभव हो उतना ज़्यादा सेंटर को मजबूत बनाना चाहिए। एक और सदस्य थे, वो थे बालकृष्ण शर्मा, और उन्होंने कहा कि भाई ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंटर कुड प्लान फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कंट्री, मोबिलाइज द अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एस्टेब्लिश ए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफाइन द कंट्री अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन, डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट द फॉरेन एग्रेशन। तो इसलिए एक मजबूत सेंटर का होना जरूरी है। ये सब बातें इन्होंने बताई। अब आपसे एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है
कि अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि वो जो दलितों के राइट की बात थी, तो आपने देखा था कि पहले तो जो B.R. अम्बेडकर थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, लेकिन फिर जब उन्होंने इतना विभाजन देखा, भारत का विभाजन हो गया इसी मुस्लिमों के सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से, तो फिर बाद में उन्होंने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करना बंद कर दिया था। तो अब हम इस पर जो बात कर रहे हैं वो ये कि भाई अभी तो ये आपने देखा कि सेंटर और स्टेट में कौन पावरफुल हो, इसके बारे में क्या डिबेट हो रही थी। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ इज सेंटर मेड मोर पावरफुल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा पेज नंबर 423 पर 423 पर आपको 423 पर ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, जो आपका सेकंड पैराग्राफ है 423 पर, उस पर मिलेगा। हमारे हमारे जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फेडरल कंट्री के तौर पर स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर्स का बंटवारा किया, उसमें 3 लिस्ट बनाई गई, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए। इसी तरह जो बाकी फेडरेशन में जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में होते हैं, वो भी उनमें से भी बहुत से सब्जेक्ट जो है सेंट्रल लिस्ट में डाल दिए गए। और कंकरेंट लिस्ट जिस पर केंद्र का भी असर प्रभाव होता है, और जब केंद्र उस पर कोई कानून बना देगा फिर राज्य कानून खत्म हो जाएंगे, तो उसमें भी ज़्यादा जो है ज़्यादा सब्जेक्ट डाल दिए गए। तो कहने का मतलब सारा अधिकार, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रखी गई। इसके अलावा आर्टिकल 356 भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, जिसमें वो किसी राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है। तो इस तरह से और इसी तरह से मिनरल्स एंड की इंडस्ट्रीज़ का कंट्रोल भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया। इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म बनाया गया टैक्स कलेक्ट करने का। उनमें से कुछ टैक्सेस जो हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, कंपनी टैक्स, ये पूरी तरह से सेंटर अपने पास रखेगा, उनको इकट्ठा करके सारा पैसा वो यूज़ करेगा। जबकि कुछ और दूसरे टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, उनमें से एक हिस्सा इन्हें कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन उसका एक हिस्सा राज्य सरकार को भी दे देगी। और कुछ दूसरे टैक्स हैं जैसे एस्टेट ड्यूटी वगैरह, उनको कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन सारा का सारा पैसा राज्य सरकार को दे देगी। और स्टेट्स जो हैं वो भी अपना थोड़ा बहुत टैक्स लगा सकते हैं, और वो लैंड और प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स, जो ह्यूजली प्रॉफिटेबल टैक्स ऑन बॉटल्ड लिकर, इन सब पे वो लगा सकते हैं जो स्टेट हैं। लेकिन ज़्यादातर फिजिकल पावर भी, यानी टैक्स कलेक्ट की पावर, फाइनेंस भी सारा का सारा स्टेट को ही दिया गया। तो इसीलिए हमारे एक सदस्य जो थे वो कह रहे थे कि भाई आपने के संथानम ही थे, वो कह रहे थे कि आपने स्टेट को तो पंगु बना दिया, सारा फाइनेंस का कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो स्टेट अपने कुछ काम करना चाहेगा तो उस पर पैसा ही नहीं, वो करेगा कैसे? इस तरह से आपने स्टेट को बहुत ही कमज़ोर बना दिया और सेंटर को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया। ऐसा करना ठीक नहीं। फिर ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो है वो है, बिफोर पार्टीशन स्टेट्स वर टू बी मेड मोर पावरफुल, बट आफ्टर पार्टीशन सेंटर वॉज मेड मोर पावरफुल, डिस्कस। तो पहले जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो मुस्लिम लीग को का तुष्टीकरण करने के लिए, उसको पैसिफाई करने के लिए ये प्रपोजल दिया जा रहा था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम पावर होगी, ज़्यादा पावर प्रोविंसेस के पास होगी, ताकि जो मुस्लिम लीग है वो अपने मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में अपने ढंग से, अपने हिसाब से शासन कर सके, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसको एक तरह से कन्विंस करने के लिए, उसको पैसिफाई करने के लिए प्रावधान किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नहीं मानी और उसने पार्टीशन करवा ही दिया। तो जब एक बार पार्टीशन हो ही गया तो फिर उसके बाद फिर ये भारत के सभी जो राष्ट्रवादी नेता थे उनको ये लगा कि फिर अब तो हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंटर ही देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की रक्षा कर सकता है, फॉरेन एग्रेशन से रक्षा कर सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से ला सकता है, एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट कर सकता है। तो इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत है। तो जब पार्टीशन हो गया उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सारे प्रोविजन ऐसे बनाए जिसमें स्टेट के मुकाबले में सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। तो ये बात आपको पेज नंबर 424 और 424 के लास्ट पैराग्राफ से लेकर 425 के फर्स्ट पैराग्राफ तक का इसका आपको आंसर मिल जाएगा। अब जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि व्हाई डिड द कांग्रेस एक्सेप्ट द हिंदुस्तानी ought to be the national language।
हिंदुस्तानी एक का भाषा का मतलब जिसमें हिंदी और उर्दू की मिलीजुली रूप जो था उसे हिंदुस्तानी भाषा कहते थे। और गांधी जी इसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे क्योंकि इसे आमतौर पर सभी लोग भारत के ज़्यादातर लोग समझते थे। इसलिए बाय द 1930s द कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड दैट हिंदुस्तानी ऑट टू बी द नेशनल लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बना दो। महात्मा गांधी फेल्ट दैट एवरीवन शुड स्पीक इन ए लैंग्वेज दैट कॉमन पीपल कुड इजीली अंडरस्टैंड। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जिसे आम लोग भी समझ सकें। हिंदुस्तानी अ ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू, हिंदी और उर्दू का जो मिला जुला रूप था उसे हिंदुस्तानी कहते थे। वॉज ए पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड इट वॉज अ कंपोजिट लैंग्वेज एनरिच्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्स कल्चर। उन्होंने कहा ये कंपोजिट कल्चर, डाइवर्स कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाली लैंग्वेज है, इसलिए इसको भारत की भाषा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। Over the years, it had incorporated words and terms from very many different sources and was therefore understood by people from various regions. समय के साथ साथ इसने दूसरी भाषाओं से भी बहुत सारे शब्द अपने अंदर समाहित कर लिए, इसलिए सभी लोग, ज़्यादातर लोग इसको आसानी से समझ लेते हैं। दिस मल्टीकल्चरल लैंग्वेज महात्मा गांधी थॉट वुड बी द आइडियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डाइवर्स कम्युनिटीज़। उन्होंने कहा ये जो मल्टीकल्चर वाली लैंग्वेज है यही एक आइडियल आदर्श भाषा होगी जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़, विविधताओं वाली कम्युनिटीज़ आपस में बातचीत कर सकेंगी। इट कुड यूनिफाई हिंदूज एंड मुस्लिम एंड पीपल ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ। उनका कहना है कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज ही एक ऐसी लैंग्वेज होगी जो हिंदू और मुस्लिमों को में भी एकता बढ़ाएगी और नॉर्थ और साउथ इंडिया में भी एकता बढ़ाएगी। इसलिए 1930 में कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाने का प्रस्ताव मान लिया था। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता वो है, हिंदुस्तानी बिकेम एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटीज। हिंदुस्तानी become associated with the policies of religious identities. Explain. हिंदुस्तानी भाषा अपने आप में अच्छी थी लेकिन उसको सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म से रिलीजियस आइडेंटिटीज के साथ जोड़ दिया गया। From the end of the 19th century, however, Hindustani as a language had been gradually changing. As communal conflicts deepened, Hindi and Urdu also started growing apart. तो हिंदू और उर्दू, जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच टेंशन बढ़ता गया तो कहा गया हिंदी हिंदुओं की भाषा है, उर्दू मुसलमानों की भाषा है, और इन दोनों के बीच में भी टेंशन, सेपरेशन बढ़ता चला गया। ऑन द वन हैंड देयर वॉज ए मूव टू संस्कृताइज हिंदी। जो हिंदू कहने लगे कि हिंदी में ज़्यादा संस्कृत के शब्द जोड़े जाएं और इसमें से सारे पर्शियन, फारसी और अरबी शब्दों को निकाल दिए जाए। ऑन द अदर हैंड उर्दू वॉज बीइंग इंक्रीजिंगली पर्शियनाइज, जबकि उर्दू में और ज़्यादा से ज़्यादा पर्शियन शब्द, फारसी शब्द जोड़े घुसड़े जा रहे थे। एज अ कॉन्सिक्वेंस लैंग्वेज बिकेम एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटीज़। इसलिए ये जो भाषा हिंदुस्तानी थी ये रिलीजियस आइडेंटिटीज़ की पॉलिटिक्स से में जुड़ गई। महात्मा गांधी हाउएवर रिटेन्ड हिज फेथ इन द कंपोजिट कैरेक्टर ऑफ हिंदुस्तानी। लेकिन महात्मा गांधी को अभी भी विश्वास था कि हिंदुस्तान एक कंपोजिट कैरेक्टर वाली भाषा और इसका ही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कम्युनलिज्म के बढ़ने से हिंदी और उर्दू के बीच में तनाव हुआ और उसका शिकार हिंदुस्तानी हुई, और हिंदुस्तानी को भी लोगों ने छोड़ दिया कि भाई हिंदुस्तानी नहीं, हिंदू कहने लगे कि भारत की भाषा हिंदी हो, मुसलमान कहने भारत की भाषा उर्दू हो, तो एक और ज़्यादा रिलीजियस का जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया भाषा के नाम पर ही। और पेज नंबर 425 पर आपको व्हाट शुड बी क्वालिटीज़ ऑफ ए नेशनल लैंग्वेज भी, ये इसके बारे में एक बॉक्स दे रखा है आपको, वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो महात्मा गांधी के विचार है कि जो एक अच्छी नेशनल लैंग्वेज में क्या क्वालिटी होनी चाहिए और हिंदुस्तानी में वो हैं, इस बात के बारे में बताया गया। 425 पेज पे आपको ये पढ़ना है। अब एक और क्वेश्चन आता है, डिस्कस द डिबेट ओवर द नेशनल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि नेशनल लैंग्वेज के मामले पर क्या डिबेट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस पर आपको बात करनी है। तो आर.वी. धुलेकर जैसे जो सदस्य थे वो हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। शुरुआत में ही जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठकें शुरू हुई तो उन्होंने हिंदी में भाषण देना शुरू कर दिया और कहा कि भारत का संविधान भारत की भाषा में बनना चाहिए और जिनको भारत हिंदी नहीं आती उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसा कहने से पूरा हंगामा मच गया, किसी तरह जवाहरलाल नेहरू ने कंट्रोल किया। लेकिन फिर
12 सितंबर 1947 को उन्होंने दोबारा से लैंग्वेज कमेटी की रिपोर्ट जब आई तो उस पर हंगामा कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई हिंदी ही भारत की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो हमारी ऑफिशियल कमेटी थी उसने कंप्रोमाइज़ फार्मूला निकालने के लिए कहा था कि हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज नहीं बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और 15 साल तक इंग्लिश का भी प्रयोग जारी रहेगा। तो इस पर उन्होंने बड़ा हंगामा किया आर.वी. धुलेकर ने और उन्होंने कहा कि नहीं, इमीडिएटली हिंदी का प्रयोग हो और इसको सभी लोगों को मानना चाहिए क्योंकि भारत में रहते तो हिंदी आनी चाहिए। तो इस तरह के जो व्यवहार कर रहे थे धुलेकर, इससे सारे लोग जो थे वो सहमत नहीं थे और नाराज़ भी हो गए थे, खासकर दक्षिण भारत के और दूसरे गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग। लेकिन धुलेकर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उनका कहना था कि भाई हमारी हिंदी को ही भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित होना चाहिए। तो इसका अब ये तो थे हिंदी के फेवर में धुलेकर, लेकिन इसके विरोध में जी दुर्गाबाई जो मद्रास से थी उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा भाई हमने गांधी जी के कहने से हिंदुस्तानी को अपनाया, उसे दक्षिण भारत में लाने की कोशिश की, लेकिन इस तरह से अगर आप जोर ज़बरदस्ती से हिंदी थोपने की बात करोगे तो दक्षिण के भारत के लोगों को बहुत बुरा लगेगा और अभी भी काफ़ी विरोध है हिंदी का, इस तरह से ज़बरदस्ती करोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, ये जी दुर्गाबाई ने कहा। तो जब इस तरह से डिबेट बढ़ती गई, हीटेड एक्सचेंज बढ़ते गए, तो फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एकोमोडेशन यानी बीच बचाव करने की, मेल मिलाप करने की, समझौता करने की बातें उठाई। उनमें एक थे श्री शंकर राव दे बॉम्बे से। उन्होंने कहा, श्री शंकर राव दे बॉम्बे से थे, उन्होंने कहा कि इफ़ यू वॉन्ट माई होल हार्टेड सपोर्ट फॉर हिंदी यू मस्ट नॉट डू एनीथिंग विच मे रेज माई सस्पिशन एंड विच विल स्ट्रेंथन माई फियर्स। उन्होंने कहा अगर आप चाहते हो कि वास्तव में मैं हिंदी का पूरा समर्थन करूं तो ऐसी कोई हरकत ना करो जिससे मेरा हिंदी थोपने के प्रति जो के केंद्र सरकार की ऐसी मंशा है कि वो हिंदी थोपना चाहती है, ऐसा मेरे मन में कोई संशय ना हो और मेरा किसी तरह का मेरे मन में कोई डर ना हो, तब मैं होल हार्टेडली सपोर्ट कर पाऊंगा। आप ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करोगे तो जो गैर हिंदी भाषी हैं वो उसका स्वागत नहीं करेंगे, उसे मानेंगे नहीं। इसी तरह से टीयर रामलिंगम चेट्टीयार मद्रास से थे, उन्होंने भी बीच बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वॉट एवर वॉज डन हैड टू बी डन विद कॉशन, द कॉज ऑफ हिंदी वुड नॉट बी हेल्प इफ इट वॉज पुश टू एग्रेसिवली। उनका जो भी कुछ करना है बहुत सावधानी से सोच समझ के करना है। हिंदी का जो कॉशन है, जो हिंदी का जो केस है, वो अगर मतलब हिंदी का समर्थन तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उसे बहुत प्यार से लोगों को समझा के ना करो। जबरदस्ती थोपने की कोशिश करोगे तो इससे हिंदी का अहित होगा और लोग हिंदी को मानने से इनकार कर देंगे। तो इस तरह से हिंदी की मुद्दे पर इतना बहस हुई, फिर अंत में यही समाधान निकल पाया कि भाई 15 साल तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी चलेगी और हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज ना होकर ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और किसी के ऊपर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। इस तरह से हमारे संविधान में प्रावधान बनाए गए। तो इस तरह से आपने ये भी देख लिया कि नेशनल लैंग्वेज के मामले पर क्या क्या डिबेट्स हुई। और अब एक छोटा सा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई बाकी सारे मुद्दों पर तो इतनी हीटेड डिबेट्स हुई, लेकिन ऐसे दो मुद्दे क्या थे जिन पर कोई हीटेड डिबेट नहीं हुई और बड़ी आसानी से सभी लोगों ने सर्वसम्मति से उन दोनों मुद्दों को मान लिया? तो वो ऐसे दो मुद्दे कौन थे? तो उनमें एक तो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सभी एडल्ट लोगों को वोट देने का अधिकार हो बिना किसी कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, प्रॉपर्टी, बिना किसी भेदभाव के सबको वोट देने का अधिकार हो। और दूसरी जो चीज़ थी वो तो सेकुलरिज्म, कि भारत एक सेकुलर कंट्री रहेगा, इसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान होगा, सबको बराबर अधिकार मिलेंगे। इन दो मुद्दों पर कहीं कोई मतभेद नहीं था और सबने सर्वानुमति से इन दोनों मुद्दों को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है। और जैसे मैंने बताया इसमें जितने बॉक्स हैं उन्हें बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है, उन्हें याद रखना है। इस पर क्वेश्चन आएंगे, बॉक्सेस की जो हेडिंग है उनको लिख लो एक तरफ, और किसने कही है उनके नाम लिख लो। इस तरह के मैचिंग के क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ ही हमारा अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आपका रिविज़न कंप्लीट होता है और सब अच्छे ढंग से अच्छी तैयारी करें और बहुत अच्छे मार्क्स लाएँ। सभी को नमस्कार।